हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य के जीवन के लिए संचार एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण साधन है और संभवतः ये एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किशोरों के विकास के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। आज के समय में हर एक दिन कुछ नया नया संचार का माध्यम बाजार में आ रहा है। जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व तक मोबाइल फ़ोन कुछ व्यक्तियों के पास होते थे, पर आज इतने वो सस्ते हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि सभी के पास मोबाइल है और विद इन सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है मीडिया यानी कि संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। ये आपका चैप्टर 6 है और इसका भाग 1 हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। इस वीडियो को देखने के बाद आप संचार की अवधारणा के बारे में जानेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संचार का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के संचार के बारे में जानेंगे और पूरा चैप्टर जब आप कंप्लीट कर पाएंगे तो उसके बाद आप संचार की प्रक्रिया, मीडिया के वर्गीकरण और कार्य, विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी का विश्लेषण भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संचार है क्या। संचार लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है। इंग्लिश में से कम्युनिकेशन कहते हैं और ये लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है आपस में बांटना या साझा करना या विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने विचार, अनुभव और ज्ञान को बोलकर, लिखकर या संकेत देकर उसको आदान प्रदान शेयर करना। क्लियर? प्रभावी संचार के लिए दोनों पक्षों द्वारा संदेश भेजा जाना और समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। यह भी देखने या सुनने को संदर्भित करता है संचार और विचार अनुभवों का आदान प्रदान करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा संचार बहुत प्रभावी हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रभावी संचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि संचार की प्रक्रिया दोनों तरफ से हो, दोनों पक्षों द्वारा हो, यानी कि जो संदेश भेज रहा है तथा जिसे संदेश मिल रहा है दोनों ही उसको सही ढंग से समझ सकें। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें संचार कहते हैं। अब हम आते हैं संचार के वर्गीकरण पे। तो संचार का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहला वर्गीकरण किया जाता है संचार का, वो है बातचीत के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो तरीके के संचार प्रक्रिया है। पहला है एक तरफा संप्रेषण और दूसरा है दो तरफा, 1 वे एंड 2 वे। फिर है क्लासिफिकेशन यानी कि संचार के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इसमें कई प्रकार हैं, जैसे अंतरा व्यक्तिगत संचार, अंतर व्यक्तिगत संचार, समूह संचार, जन संचार, अंतरा संगठनात्मक संचार और अंतर संगठनात्मक संचार। संचार के साधनों या साधन के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसके हिसाब से मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार दो तरीके के हैं। और व्यक्ति का इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण जो मानव इंद्रियों के आधार पर है वो है श्रव्य दृश्य एवं श्रव्य दृश्य संचार। तो पहला जो बातचीत के प्रकार के आधार पर पहला वर्गीकरण है वो है एक तरफा संचार। इसको समझने के लिए बस आप ये चित्र देखिए। एक तरफा संचार का मतलब है व्यक्ति जानकारी तो प्राप्त कर लेता है, एक इसमें संदेश वाहक होता है और एक संदेश होता है और प्राप्त करता होता है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संचार में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो संचार दे रहा है वो व्यक्ति, दूसरा मैसेज क्या उसे मैसेज पहुंचाना है, क्या बताना है, और तीसरा जो उसका प्राप्त करता होता है। तो एक तरफा संचार में व्यक्ति जानकारी को प्राप्त कर सकता है, ये व्यक्ति है, सेंडर है,
जो सूचना को दे रहा है, कोई भी मैसेज है वो दे रहा है और प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन प्राप्तकर्ता इसका रिप्लाई या फीडबैक यहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है। सिर्फ वो मैसेज को देख सकता है, रिसीव कर सकता है, लेकिन उसको कोई मौका नहीं होता है कि वो कोई भी फीडबैक दे। तो ये हो गया एक तरफा संचार। क्लियर? तो इसका उदाहरण हो गया टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी एक तरफा संचार हैं। या कोई मनोरंजन कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वेबसाइट पर कुछ ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये सभी कुछ एक तरफा संचार है जिसमें ज्ञान और सूचना प्राप्त की जाती है, लेकिन वापस में आप उसका फीडबैक नहीं दे सकते। दूसरा प्रकार है टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। दो तरफा संचार नाम से आपको समझ में आया होगा और इसको भी चित्र के माध्यम से आप समझिए। दो तरफा संचार में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है और द्वितरफा संचार में एक दूसरे से संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष एक दूसरे के मतों, विचारों, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। वो चाहे मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है या सांकेतिक रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें एक मैसेज भेजने वाला है, दूसरा मैसेज है और प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता अपना फीडबैक भी देता है कि उसे ये कोई चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई, या अपने सुझाव दे सकता है। तो ये हो गया दो तरफा संचार। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, अपने घर में किसी मेंबर से भविष्य की योजनाओं पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, ये सभी दो तरफा संचार का उदाहरण है। और दो तरफा संचार को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है और उसकी माँ को ये मैसेज पहुंच जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो उसके बदले में माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिला देती है और बच्चे का भूख सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये दो तरफा संचार हो गया। दूसरा विभाजन किया जाता है संचार के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आता है अंतरा व्यक्तिगत संचार। अंतरा व्यक्तिगत संचार क्या होता है? अंतरा व्यक्तिगत संचार का मतलब है व्यक्ति द्वारा स्वयं मन ही मन संवाद करना। कई बार होता है हम अपने मन ही मन कुछ संवाद करते रहते हैं, आपस अपने अंदर ही कुछ कुछ मानसिक प्रक्रिया करते हैं और मन ही मन किसी परिस्थिति या मुद्दे या पहलुओं को के बारे में सोचते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो कि उसे वर्तमान या भविष्य के व्यवहार में जीवन जीने के लिए अर्थपूर्ण होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कई बार आपका अभी वाइवा होना बाकी है तो आप बाहर ही बैठ खड़े होके सोच रहे होते हैं कि क्या मैम क्या पूछेंगी, आप जाके उनको गुड मॉर्निंग करोगे, कैसे ग्रीट करोगे, कैसे आंसर दोगे क्वेश्चन का। तो ये जो संचार का तरीका है जो आप अपने आप से करते हो, ये कहलाता है अंतरा व्यक्तिगत संचार। दूसरा प्रकार है अंतर व्यक्तिगत संचार। अंतर व्यक्तिगत संचार का क्या मतलब है, या जिसको हम पारस्परिक संचार कहते हैं, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने विचारों को बोलकर, हाव भाव द्वारा या लिखकर या किसी शारीरिक गतिविधि द्वारा आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर व्यक्तिगत या पारस्परिक संचार। जैसे जब आप एग्ज़ाम में होते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो और एग्ज़ाम होने के बाद जब आपकी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपसे आंसर पुस्तिका के बारे में, जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करती है, डिस्कशन करती है, तो वो पारस्परिक संचार हो गया। और इस प्रकार के संचार में संचारक एवं दूसरे व्यक्ति के बीच में बिल्कुल सीधा संबंध होता है, समझ गए, जिससे वे एक दूसरे को समझा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं और राजी कर सकते हैं और तुरंत ही प्रतिक्रिया मिल जाती है। अगला विभाजन है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार पारस्परिक संचार ही है, लेकिन इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और इसमें समूह के सभी सदस्यों की आपस में बात कहने का उनको मौका मिलता है और वे हर वार्तालाप में अपना सहयोग दे सकते हैं।
समूह संचार को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे पावर पॉइंट है, स्लाइड शेयर है, ये सारे हैं। लाभ क्या हैं? समूह संचार एक भागीदारी सभी की होती है, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है सभी को, और एक सभा में व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे समूह की में किसी की स्थिति बढ़ती है, और मनोरंजन, विश्राम, मेल जोल और प्रेरित करने में भी ये मदद करता है। जितने ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी श्रृंखला का इस्तेमाल करके समूह संचार को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके बाद है जनसंचार। जनसंचार और समूह संचार में जो मेन फ़र्क ये है कि समूह एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, कुछ समूह के एक जैसे लोग होंगे उस समूह में, लिमिटेड लोग होंगे, जबकि जनसंचार जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए होगा, कॉमनली जैसे पूरे इंडिया के लोग हो गए, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो जनसंचार हो गया। तो आज की तकनीकी उन्नति के कारण विचार, जानकारी एक समय में अधिक लोगों तक उपलब्ध कराई जा सकती है, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे अखबार में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न द्वारा, रेडियो द्वारा हम जनसंचार कर सकते हैं और एक जगह पर रहते हुए विभिन्न लोगों को जो भी मैसेज पहुंचाना है, जो भी जानकारी देनी है, वो दे सकते हैं। जो जनसंचार के दर्शक होते हैं वो विषम होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में फैले होते हैं, और उनका सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है, उनके लैंग्वेज अलग होती है। इस कारण से कई बार उनसे प्रतिक्रिया लेना संभव नहीं होता है, बल्कि ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और महंगी होती है। इसके बाद आता है अंतरा संगठनात्मक या अंतरा संस्था संचार। सुव्यवस्थित संगठनों में जो भी कोई संगठन होता है उसमें संस्थागत संचार होता है, यानी एक संस्था के अंदर ही संचार होता है आपस में। जैसे कि एक संस्था में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क और ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, फिर गार्ड है, प्योन है, ऐसे स्वीपर्स हैं। तो ये सारा एक संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके आपस के बीच में जो संचार की प्रक्रिया होती है उसे अंतरा संस्था संचार कहते हैं। विभिन्न स्तर पर संचार की प्रक्रिया को किसी भी संस्था के अंदर जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, और ऐसी संस्थाओं में सूचना का प्रवाह सामान्य स्तर पर दो तरफा होता है और पदों के विभिन्न स्तरों पर एक तरफा होता है। समझ गए आप? अगर बड़ा कोई ऑफिसर है तो एक तरफा संचार भी दे सकता है। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है अंतर संगठनात्मक संचार। ये संचार किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग और समन्वय से काम करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली, यानी कि एक संस्था, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे अंतरा संगठनात्मक में आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल, टीचर्स में भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी जो हैं, फिर टीजीटी, प्राइमरी टीचर्स, फिर मिस्टीरियस स्टाफ, तो इस तरीके से उनके आपस में जो संचार होगा वो अंतरा संगठनात्मक संचार है। जबकि आपका स्कूल हो गया, आपके पास 2-3 और स्कूल हैं, इनके बीच जो संचार होता है वो हो जाएगा अंतः संस्था संचार। तो बहुत सारी प्रशासनिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं जो इस तकनीक में हेल्प करती हैं। अब आप जैसे इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है, तो इस महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न देशों की सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं और एक दूसरे तक संदेश और जानकारियाँ दे रही हैं, आदान प्रदान कर रही हैं। ये अंतः संस्था संचार हो गया। अगला क्लासिफिकेशन है संचार के साधनों या साधनों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आता है मौखिक संचार और दूसरा होता है गैर मौखिक संचार। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मौखिक संचार जिसमें कि बोलना, सुनना, जोर से पढ़ना आदि आते हैं, और लगभग 70% से अधिक समय व्यक्ति मौखिक संवाद का ही प्रयोग करता है। ठीक है। जो गैर मौखिक संवाद है या इसको हम सांकेतिक संचार भी कह सकते हैं,
इसके अंतर्गत हमारे हाव भाव, आँखों से संपर्क, पहनावे द्वारा या सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज से ये संचार करते हैं, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जिन लोगों को हमारी भाषा नहीं समझ में आती है तो हम संकेतों द्वारा कहते हैं, या मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए गैर मौखिक संचार का उपयोग किया जाता है। अगला विभाजन है मानव इंद्रियों की संख्या की भागीदारी के आधार पर, यानी कि कितनी इंद्रियां उपयोग में आ रही हैं किसी भी संचार के लिए। इसके हिसाब से बहुत सारे विभाजन हैं, जैसे कि इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे। लोग जब कोई चीज़ स्मृति में सिर्फ 10% रखते हैं जब वो उसको सिर्फ देखते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं। लोग 20 से 25% तक याद रखते हैं जब वो किसी चीज़ को सुनते हैं या उसका ऑडियो सुनते हैं। श्रव्य सुनकर 20 से 25% ही याद रखते हैं। लोग अपनी स्मृति में 30 से 35% तक उन चीज़ों को रखते हैं जिन्हें वो देख पाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, वीडियो, इंटरनेट आदि। तो वो 30 से 35% तक उसका याद रख पाते हैं। 50% तक तब याद रखते हैं जब वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ऑडियो विजुअल दोनों में। और लोग 90% या उससे अधिक तब याद रखते हैं जब वो कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। समझ में आ गया? देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या कार्य करते हैं उस पर, तो वो उनको पूरा 90% तक याद रहता है ऑडियो विजुअल। तो जितनी ज़्यादा से क्या समझ में आए, जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें कोई बात समझ में आती है, स्थायी होती है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं तो वो हमें 100% तक याद रह सकती है आगे चलकर। तो इसके हिसाब से मानव इंद्रियों की संख्या के इस्तेमाल के हिसाब से 3 प्रकार के विभाजन है संचार का। इसमें पहला है ऑडियो, यानी कि जो सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीडी प्लेयर्स, व्याख्यान या लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन। दृश्य विजुअल, इसमें बहुत सारे सिंबल्स, प्रतीक हैं, मुद्रित सामग्री है, मैगजीन्स है, चार्ट है, पोस्टर हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। और जो सबसे प्रभावकारी संचार का माध्यम है वो है ऑडियो विजुअल, जैसे कि टेलीविज़न, वीडियो फिल्म्स, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, जिसमें हम किसी भी चीज़ को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हमारा हो गया संचार का विभाजन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।